नजरिए से तो ये एकदम से एक धड़कते हुए इकोसिस्टम में बदल जाता है। हाँ, एक बहुत ही जटिल सिस्टम। बिल्कुल। और आज के हमारे इस गहन विश्लेषण में हमारा मिशन यही है। हम रोजगार हंट यूट्यूब चैनल की बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन को डिकोड कर रहे हैं, जो कि उन सभी के लिए बहुत काम की है जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, खासकर जो लोग MPPSC और व्यापम जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये चर्चा एक शॉर्टकट की तरह है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं में ना अक्सर लोग फैक्ट्स रटने की कोशिश करते हैं। हाँ, रट्टा मारते हैं, जो कि भूगोल जैसे विषय में काम नहीं आता। मतलब अगर कोई ये समझ ले कि कोई नदी किसी खास दिशा में ही क्यों बह रही है, तो वो डाटा एक कहानी बन जाता है, हमेशा के लिए याद हो जाता है ना। तो इसी कहानी की शुरुआत करते हैं। प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड में ही मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा गया है। एक बहुत ही मशहूर उपमा है ये। हाँ, और साथ ही इसे वाटर टावर भी कहा गया है। अब नदियों का मायका तो सुनने में बहुत काव्यात्मक लगता है, लेकिन वाटर टावर एक बहुत ही टेक्निकल शब्द है। हाँ, वो इसलिए क्योंकि ये सिर्फ कोई उपमा नहीं है, ये एक फंक्शनल रियलिटी है। अच्छा, मतलब इसके पीछे साइंस है। बिल्कुल। देखिए, मध्य प्रदेश एकदम भारत के बीच में है और यहाँ की जो टोपोग्राफी है, जो भू आकृति है, वो एक ऊंचे पठार की तरह काम करती है। और यहाँ लगभग 1400 मिलीमीटर की जो मानसूनी बारिश होती है ना, जो कि काफी ज्यादा है। हाँ, वो इस प्राकृतिक टावर को पानी से भर देती है। और क्योंकि ये ऊंचाई पर है, यहाँ से पानी चारों दिशाओं में बहता है। अच्छा, मतलब उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, इन सब राज्यों की प्यास बुझाता है। बिल्कुल, बुझाता है। वाओ। अब इसी से जुड़ा एक और टर्म स्लाइड में है, महान जल विभाजक या ग्रेट वाटर डिवाइड। बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। जब मैंने ये पढ़ा तो मेरे दिमाग में किसी विशाल दीवार की इमेज आई जो पानी को रोक रही हो। और आपकी इमेज काफी हद तक सही भी है, बस ये इंसानों की बनाई दीवार नहीं है, प्राकृतिक दीवार है। हाँ, ये विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियां हैं। यही वो पहाड़ हैं जो ये तय करते हैं कि पानी किस तरफ बहेगा। और शायद इसी वजह से मध्य प्रदेश में वो 5 बड़े बेसिन बनते हैं। एकदम सही। गंगा बेसिन, नर्मदा बेसिन, ताप्ती बेसिन, माही बेसिन और गोदावरी बेसिन। लेकिन यहाँ ना मुझे एक चीज थोड़ी उलझा रही है। क्या? मतलब अगर राज्य का सामान्य ढाल उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर है, जिसकी वजह से चंबल, बेतवा और सोन जैसी नदियां ऊपर की तरफ बहते हुए यमुना और गंगा में मिलती हैं। सही कहा। तो फिर सारा पानी उसी तरफ क्यों नहीं जाता? मतलब ये नर्मदा और ताप्ती नदियां अचानक इस ढाल के विपरीत पश्चिम की तरफ क्यों बहने लगती हैं? हाँ, ये बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है। क्या पानी ग्रेविटी के नियम तोड़ रहा है? अरे नहीं, ग्रेविटी के नियम तो कोई नहीं तोड़ सकता। इसका जवाब ना सतह के ढाल में नहीं है। तो कहाँ है? जमीन के नीचे, मतलब भूगर्भ शास्त्र में। नर्मदा और ताप्ती सामान्य जमीनी ढाल पर बहती ही नहीं है, वो भ्रंश घाटियों या रिफ्ट वैलीज में बहती है। रिफ्ट वैली मतलब वो जो जमीन के फटने से खाई बनती है? बिल्कुल। लाखों साल पहले जब टेक्टोनिक प्लेट्स में खिंचाव आया, तो जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा नीचे धंस गया। इससे एक बहुत गहरी दरार बन गई। ओह, तो असल में नर्मदा ढाल के खिलाफ ऊपर नहीं चढ़ रही है। नहीं, वो उस गहरी दरार में फंसी हुई है और उस दरार का अपना एक अलग ही ढलान है, जो पश्चिम की तरफ अरब सागर की ओर जाता है। एकदम सही पकड़ा आपने। ये सच में हैरान करने वाला है। मतलब वो किसी सामान्य ड्रेन पाइप से नहीं, बल्कि छत के बीच में पड़ी एक पुरानी दरार में बह रही हैं। हाँ, ये एक बहुत अच्छी उपमा है। तो इस विभाजन को समझने के बाद अब उस जगह पर चलते हैं जो स्लाइड 3 में है, अमरकंटक पठार। अनूपपुर जिले में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौगोलिक चमत्कार। बिल्कुल, क्योंकि ये एक ही जगह है, लेकिन यहाँ से निकलने वाली नदियों का मिजाज एकदम अलग है। हाँ, यहाँ से एक तरफ हमारी नर्मदा निकलती है जो पश्चिम की ओर जाती है, और ठीक वहीं से सोन नदी निकलती है जो बिल्कुल उल्टी दिशा में उत्तर पूर्व की ओर बहती है। सोन नदी को लेकर एक बहुत ही दिलचस्प सांस्कृतिक तथ्य भी है प्रेजेंटेशन में। हाँ, उसे नद माना जाता है। बिल्कुल, यानी पुरुष रूप। और वो उत्तर की ओर बहते हुए सीधे पटना के पास गंगा में मिल जाती है। सही कहा। लेकिन अगर हम नर्मदा की बात करें, जिसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं, तो इसके आंकड़े बहुत बड़े हैं। बहुत बड़े हैं। कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। हाँ, जिसमें से 1077 किलोमीटर सिर्फ MP में है
और इसकी 41 सहायक नदियां हैं, जिसमें तवा नदी सबसे बड़ी है। ये डेटा एग्जाम में बहुत बार आता है। बिल्कुल। अब एग्जाम की बात आई है तो रोजगार हंट की स्लाइड में एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है, एस्चुरी वाला। हाँ, ये सवाल बार बार आता है कि नर्मदा अपने मुहाने पर समंदर में मिलते वक्त डेल्टा क्यों नहीं बनाती, वो एस्चुरी क्यों बनाती है। मुझे ये थोड़ी अटपटी बात लगती है। मतलब हर नदी मिट्टी और गाद बहाकर लाती है ना, तो नर्मदा क्यों नहीं? देखिए, इसके पीछे का साइंस भी उसी रिफ्ट वैली से जुड़ा है जिसकी हमने अभी बात की। अच्छा, कैसे? रिफ्ट वैली की जो चट्टानें हैं वो बेसाल्ट और ग्रेनाइट की बनी है, बहुत ही कठोर चट्टानें। तो पानी इन चट्टानों को काट नहीं पाता होगा? बिल्कुल नहीं काट पाता। उत्तर भारत की नदियां जब मैदानी इलाकों से गुजरती है ना, हाँ। जहाँ मिट्टी नर्म होती है, हाँ, तो वो खूब सारी मिट्टी काटकर गाद या सेडिमेंट्स अपने साथ ले जाती हैं और समंदर के पास जाकर उसे बिछा देती हैं, जिससे डेल्टा बनता है। सही कहा, लेकिन नर्मदा तो एक कठोर दरार में बह रही है, तो उसके पास गाद होती ही नहीं है। होती ही नहीं है, और ऊपर से ढलान इतना तेज होता है कि वो बिना स्पीड कम किए सीधे समंदर में गिरती है। ओ, तो इसी तेज बहाव और गाद की कमी की वजह से वो एस्चुरी या ज्वारनद मुख बनाती है। एकदम सही। वैसे नर्मदा का एक सांस्कृतिक महत्व भी है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। कौन जनश्रुति वाला? कोयावंशी पिता पुत्री की कथा। हाँ, और महान भूगोलवेत्ता टॉलमी ने भी अपने लेखों में इसका जिक्र किया है। हाँ, उन्होंने इसे नामोदास कहा था। एक बहुत जरूरी फैक्ट है। बिल्कुल। तो नर्मदा की इस शांत घाटी से निकलकर अब थोड़ा उत्तर की तरफ चलते हैं, जहाँ भूगोल बहुत हिंसक हो जाता है। चंबल की बात। ब्रह्मावती था। 965 किलोमीटर लंबी नदी, लेकिन ये अपनी लंबाई से ज्यादा अपने कटाव के लिए जानी जाती है। हाँ, जिसे अवनालिका अपर्दन या गली इरोजन कहते हैं। और इसी अपर्दन की वजह से वो मशहूर बीहड़ बने हैं भिंड और मुरैना में। बैडलैंड्स, बिल्कुल। पर यहाँ ना मुझे एक बात समझ नहीं आती। चंबल एक नदी है, हाँ। पानी आता है और बह जाता है, हाँ। लेकिन इस पानी ने भिंड और मुरैना के इलाके को डकैतों और बागियों का इतना बड़ा गढ़ कैसे बना दिया? ये एक बहुत ही कमाल का सवाल है। मतलब क्या पानी और क्राइम का कोई सीधा कनेक्शन हो सकता है? देखिए, क्रिटिकल थिंकिंग के नजरिए से देखें तो भूगोल और कानून व्यवस्था का बहुत गहरा संबंध है। अच्छा। चंबल जिस इलाके से गुजरती है वहाँ की मिट्टी जलोढ़ है, एल्यूवियल, जो बहुत नर्म होती है। हाँ, तो जब मॉनसून में नदी का पानी बढ़ता है और तेज बहाव आता है तो वो उस मिट्टी को सीधा नहीं काटता। तो कैसे काटता है? वो उसे आड़े तिरछे गहरे खड्डों या नालियों में काट देता है। ओ, जैसे अगर हम किसी नरम रेत के ढेर पर बहुत तेज धार से पानी गिराएं, बिल्कुल, तो उसमें अजीब सी दरारें और गड्ढे बन जाते हैं। एकदम वही चीज। अब बस ये सोचिए कि ये खड्ड कोई छोटे मोटे नहीं है, ये 50 से 100 फुट तक गहरे हैं। बाप रे। और ये कोई सीधा रास्ता नहीं है, ये हजारों किलोमीटर में फैली एक प्राकृतिक 3D भूल भुलैया है। तो ऐसे बेहड़ में जहाँ दूर तक कुछ दिखता ही नहीं, वहाँ किसी भी पुलिस के लिए गश्त लगाना या किसी को ढूंढना लगभग असंभव हो जाता है। मतलब कोई भी इंसान इस प्राकृतिक किले में आसानी से छुप सकता है। यही कारण है कि बीहड़ ऐतिहासिक रूप से बागियों के लिए एक सेफ हेवन बन गए। तो नदी के पानी ने भूगोल बदला और उस भूगोल ने एक पूरी बागी संस्कृति को जन्म दिया। वाओ, भूगोल और समाज का ये कनेक्शन सच में कमाल का है। अब प्राकृतिक घाटियों के बाद थोड़ा मेगा परियोजनाओं की तरफ चलते हैं, जो स्लाइड 5, 7 और 9 में दी गई हैं। जहां इंसान इस भूगोल को बदल रहा है। बिल्कुल। सबसे पहले देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना केन बेतवा लिंक। हाँ, जो बहुत चर्चा में रहती है, 44,600 करोड़ की परियोजना। इसमें पन्ना में केन नदी पर एक 77 मीटर ऊंचा दौधन बांध बन रहा है। और सिर्फ बांध नहीं, इसमें 2 बड़ी टनल भी बन रही हैं। हाँ, 1.9 किलोमीटर और 1.1 किलोमीटर की। पर एक बेसिन का पानी दूसरे में ले जाने की जरूरत क्या है? देखिए, बुंदेलखंड जैसे इलाके जो भयंकर सूखे की मार झेल रहे हैं, वहाँ इंसान को दखल देना पड़ता है। अच्छा। केन नदी में पानी सरप्लस है और बेतवा का इलाका सूखा है, तो इन टनल्स के जरिए पानी वहां पहुंचाया जाएगा, जिससे बुंदेलखंड के 10 जिलों का कायाकल्प होगा। बिल्कुल। एग्जाम के लिहाज से कुछ और फैक्ट्स देखते हैं। माही नदी जो भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बहुत जरूरी फैक्ट है ये। और बांधों की बात करें तो चंबल पर गांधी सागर जो एमपी की पहली हाइड्रो प्रोजेक्ट है। नर्मदा पर इंदिरा सागर जिसकी वाटर स्टोरेज क्षमता देश में सबसे बड़ी है। और एक और नाम है जो सबसे अलग खड़ा होता है, वैनगंगा नदी पर बना संजय सरोवर, जिसे भीमगढ़ बांध भी कहते हैं। हाँ, पर ये एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। हाँ, अर्दन डैम। यहाँ मेरा दिमाग अटक जाता है, मिट्टी का बांध।
मतलब मिट्टी तो पानी में घुल जाती है ना? सुनने में ऐसा ही लगता है जैसे बच्चों ने कीचड़ से कुछ बनाया हो। हाँ, तो ये इतने लाखों लीटर पानी को कैसे रोकता है? ये इंजीनियरिंग का एक बहुत रोचक पहलू है। इसमें सिर्फ मिट्टी नहीं थोपी जाती। तो बांध के बिल्कुल बीचों बीच एक क्ले कोर होता है, मतलब चिकनी मिट्टी की एक ठोस दीवार। अच्छा, जो एक वाटरप्रूफ सील की तरह काम करते हैं। एकदम सही। और उसके दोनों तरफ मिट्टी, बजरी और पत्थरों की कई परतें होती हैं, जिन्हें भारी मशीनों से बहुत ज्यादा दबाया जाता है, कॉम्पैक्ट किया जाता है। हाँ, जिससे वो कंक्रीट की तरह मजबूत हो जाती हैं। ओ, ये तकनीक है इसके पीछे। और इन सब परियोजनाओं के पीछे ना सरकार का एक बहुत बड़ा विजन है। वो 2028-29 वाला लक्ष्य 1 करोड़ हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का। बिल्कुल, जो दिखाता है कि नदियां इकोनॉमी के लिए कितनी जरूरी हैं। पर जहाँ इकोनॉमी और पानी होता है, वहाँ संस्कृति भी तो पनपती है ना? सही कहा। नदियां सिर्फ कंक्रीट के बांधों के लिए थोड़ी हैं। हाँ, जैसे नर्मदा के किनारे बसा जबलपुर का भेड़ा घाट, जहाँ सफेद संगमरमर की चट्टानें हैं। बेतवा नदी के किनारे बसा ऐतिहासिक ओरछा, और शिप्रा, जिसे मालवा की गंगा कहते हैं, जिसके किनारे पवित्र उज्जैन बसा है, जहाँ कुंभ लगता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ हमारी आस्था नहीं है, यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में भेड़ा घाट, लमेता घाट, ओरछा और गोंड स्मारकों को शामिल किया गया है, जो साबित करता है कि ये नदियां हमारी सांस्कृतिक धरोहर की धुरी हैं। बिल्कुल। अब इस पूरे ज्ञान को समेटकर सीधे परीक्षा के सवालों पर अप्लाई करते हैं। हाँ, जो रोजगार हंट की स्लाइड 10 में दिए गए हैं। केन नदी पर 77 मीटर ऊंचा दौधन बांध प्रस्तावित है, जो कि सही है। दूसरा, 2 टनल बनाई जाएंगी, ये भी सही है। तीसरा, इससे बुंदेलखंड के केवल 5 जिले लाभान्वित होंगे। अब यहाँ देखिए एग्जामिनर ने कैसे शब्दों का जाल बिछाया है। हाँ, उन्होंने चुपके से केवल 5 लिख दिया, जबकि हमने देखा था कि 10 जिलों को फायदा होगा। यही क्रिटिकल थिंकिंग काम आती है। केवल या सिर्फ जैसे शब्द देखते ही अलर्ट हो जाना चाहिए। बिल्कुल। तो सही जवाब होगा सिर्फ कथन 1 और 2। दूसरा सवाल था, नर्मदा को नामोदास किसने कहा था? और ऑप्शंस थे फाइयान, टॉलेमी, ह्यूएनसांग या अल-बरूनी, जिसका जवाब हमने पहले ही डिकोड कर लिया था, टॉलेमी। हाँ। और तीसरा सवाल, एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध कौन सा है? ऑप्शंस में तवा, गांधी सागर, संजय सरोवर और मटियार बांध थे। और सही जवाब है संजय सरोवर। तो जो लोग सुन रहे हैं वो इस डेटा को उस क्ले कोर वाली इंजीनियरिंग की कहानी के साथ याद रखें, ताकि वो कभी दिमाग से न मिटे। बिल्कुल। तो आज के इस गहन विश्लेषण को अब समेटने का समय आ गया है। काफी लंबी और रोमांचक यात्रा रही। हाँ, हमने